हम क्या करेंगे, यूजर से 3 नंबर इनपुट लेंगे, 3 नंबर्स, और वो तीनों नंबर का हम एडिशन भी करेंगे, एवरेज भी करेंगे। आई रिपीट, आई विल टेक 3 numbers input from user. I will do addition and average of 3 number. You will say कि सर वो ये प्रोग्राम तो उस दिन हो गया था, लेकिन इस बार मैं अलग वे से करके बताऊंगा। तो कुछ क्वेश्चंस आप लोग, हाँ, जिनका आज फर्स्ट डे है उनको थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, बट आई रिक्वेस्ट यू कि बैच के बाद आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ओके, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो मैं हूँ ही आपके लिए, डोंट वरी। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, जो लोग ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं पिछले 2-3 दिन से, अगर मुझे मेरे प्रोग्राम में प्रिंटफ यूज करना है, प्रिंटफ, मुझे मेरे प्रोग्राम में प्रिंटफ यूज करना है एज आउटपुट स्टेटमेंट, तो मुझे कौन सी हेडर फाइल ऐड करनी पड़ती है? हैश इंक्लूड studio. यस, वेरी गुड। यस, हैश इंक्लूड, नहीं, stdio.h, ये हेडर फाइल मुझे इंक्लूड करनी पड़ती है। इस हेडर फाइल का लॉन्ग फॉर्म है std का मतलब स्टैंडर्ड, io का मतलब इनपुट आउटपुट, और h का मतलब हेडर फाइल। ये हेडर फाइल मुझे इनपुट करनी पड़ती है अगर मैं चाहता हूं कि मेरे प्रोग्राम में आउटपुट स्टेटमेंट प्रिंटफ यूज हो। और आपको ये भी पता होगा कि हम क्या करते हैं, पुराने प्रोग्राम का आउटपुट इरेज कर देते हैं। तो इरेज करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं हम? जैसे आउटपुट के लिए प्रिंटफ, इरेज के लिए क्या यूज करते हैं? यस, CLR SCR, जिसको हम क्लियर स्क्रीन बोलते हैं। हम यूज करते हैं CLR SCR, जिसे हम बोलते हैं क्लियर स्क्रीन। CLR SCR यूज करना है तो ऊपर कौन सी हेडर फाइल चाहिए हमें? conio.h. conio.h, वेरी करेक्ट। यस, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, अगर आप आपके प्रोग्राम में प्रिंटफ यूज करना चाहते हो, आप आपके प्रोग्राम में प्रिंटफ यूज करना चाहते हो, तो आपको stdio.h लेना पड़ेगा। और अगर आप आपके प्रोग्राम में CLR SCR यूज करना चाहते हो, तो आपको conio.h लेना पड़ेगा। ये कंपलसरी है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये चीजें कंपलसरी है और धीरे धीरे आप सीख जाओगे। तो ये दोनों चीजें मैंने लिख ली है। अब हर प्रोग्राम में एक चीज लिखना कंपलसरी होता है, और वो होता है वॉइड मेन। आपको उस दिन में मैंने बताया था, इवन आज ग्रुप पे मैंने मैसेज भी डाला था कि दो स्टूडेंट टू वांट टू ज्वाइन, प्लीज एक वीडियो है, वो वीडियो देख के आना। वो वीडियो अपने प्रीवियस बैच का था, नहीं भी देखा होगा ड्यू टू नेटवर्क इश्यू तो डोंट वरी, ये बैच के बाद भी आप देख सकते हो। वॉइड मेन से प्रोग्राम होता है शुरू, यहाँ होता है कर्ली ब्रैकेट। अब मुझे चाहिए 3 नंबर एज अ इनपुट, मुझे चाहिए 3 नंबर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 3 नंबर अगर इनपुट चाहिए तो मुझे लिखना पड़ता है इंट। इंट का मतलब होता है इंटीजर नंबर्स, है ना। और 3 नंबर मैं कुछ भी ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 3 नंबर के नाम मैं ले लेता हूँ PQR, ये मेरे 3 नंबर है। आप नाम N1 N2 N3 भी ले सकते, ABC भी ले सकते, XYZ भी ले सकते, कुछ भी ले सकते आप। तो PQR भी ले सकते, या आप चाहते हो तो नाम ABC भी चलेंगे। ये हो गए 3 इनपुट नंबर। अब बारी है एडिशन की। एडिशन के लिए आप कुछ भी नाम ले सकते हो। मैं नाम ले लेता हूँ AD, और एवरेज के लिए नाम ले लेता हूँ AV। ये नाम क्या लेना चाहिए आपके हाथ में है, ठीक है। तो A is a first number, B is a second number, C is a third number, AD is for addition and AV is for average। तो ये 5 में से पहले जो 3 वेरिएबल है A, B, C, ये इनपुट के लिए है। ABC इनपुट के लिए है, और दूसरे जो वेरिएबल जो आपको दिख रहे AD और AV, ये आउटपुट के लिए है, एडिशन और एवरेज। यहाँ पे 5 वेरिएबल यूज हुए, ABC, AD, AV, और इंड का मतलब है उनकी वैल्यू इंटीजर रहेगी। इंटीजर का मतलब होता है ऐसा वैल्यू जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होते, जैसे कि 38 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, इसको इंटीजर वैल्यू बोलते हैं। अब आप, हाँ यस बोलिए। तो इधर खोलो, बोले है ना किसका क्या माइक लेती अनम्यूट है? कृष्णा लेती जोरमा
प्लीज आप जब भी बात करते हो बैकग्राउंड में तो प्लीज माइक म्यूट रखिएगा। एक बार मैं फिर से सबको पूछना चाहता हूँ, मेरी नोटपैड की स्क्रीन विजिबल है क्या और मेरा वॉइस क्लियर है क्या? Yes, sir. Visible है और voice भी clear है. ओके, रियली थैंक यू। जस्ट मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जब तक आपको कोई क्वेरी ना रहे आप म्यूट में रहिएगा, ठीक है? नहीं तो बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं तो हैबिचुअल हूँ, मुझे आवाज आया तो भी मैं कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ, ठीक है? लेकिन आप एज अ स्टूडेंट आपको डिस्टर्ब होता है किसी का माइक अनम्यूट रहा तो। अब क्या होता है, जैसे ये वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं ना, आपका काम है कि CLR SCR ले लेना चाहिए। आपने हर चीज लिखने की एक जगह होती है, वेरिएबल के नीचे की लाइन होनी चाहिए CLR SCR। और आप एक चीज नोट करना, ये करली ब्रैकेट के बाद में जितने भी सेंटेंस आते हैं हर सेमीकोलन से खत्म होता है। इंग्लिश में कैसे फुल स्टॉप से खत्म होता है, यहाँ सेमीकोलन से खत्म होता है। और आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं आपको एक नई चीज सिखाने वाला हूँ जो मैंने उस दिन नहीं ली थी। अब मैं इनपुट यूजर से लूंगा। जैसे आउटपुट के लिए आपके पास स्टेटमेंट होता है प्रिंटफ, आउटपुट के लिए आपके पास स्टेटमेंट है प्रिंटफ, इनपुट के लिए आपके पास स्टेटमेंट होता है स्कैनफ। तो मैं यूजर से इनपुट लेने वाला हूं तो मुझे लिखना है स्कैन एफ। स्कैन का मतलब इनपुट लीजिए, इनपुट लीजिए। तो मुझे 3 नंबर इनपुट लेना है, मुझे 3 नंबर इनपुट लेना है, A B C। तो मुझे क्या करना पड़ता है, 3 बार लिखना पड़ता है %d %d %d। 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 3 नंबर इनपुट लेने थे। अगर मुझे 2 नंबर इनपुट लेने होते तो मैं 2 ही बार लिखता था, %d। मुझे 5 नंबर इनपुट लेने होते तो मैं %d %d 5 बार लिखता था। अब d क्यों लिखा, d का लॉन्ग फॉर्म होता है डेसिमल इंटीजर, d का लॉन्ग फॉर्म होता है डेसिमल इंटीजर। तो मैं कंप्यूटर को बताना चाहता हूँ कि जो 3 वैल्यू मैं इनपुट लेने वाला हूँ वो इंटीजर टाइप की रहेंगी, ये मैं बताना चाहता हूँ बाय यूजिंग द वर्ड d। अब इंग्लिश के कुछ रूल है कि कहाँ सिंगल कोड देना चाहिए, कहाँ डबल कोड देना चाहिए, कहाँ कॉमा देना चाहिए, कहाँ सेमीकोलन, कहाँ फुल स्टॉप, कौन सा लेटर कैपिटल कौन सा स्मॉल लिखना चाहिए। इंग्लिश के कुछ रूल है, वैसे सी लैंग्वेज के रूल है। सी लैंग्वेज बोलता कि ये %d आप हमेशा डबल कोटेशन में लिखिए। तो तीनों %d के पहले और बाद में आपको डबल कोट देना है और उसके बाद देना पड़ता कॉमा। अब आपको 3 नंबर इनपुट लेना है A B C, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। लेकिन अब कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है, मेमोरी, ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं कंप्यूटर के मेमोरी, कंप्यूटर में जिसको बोला जाता है मेमोरी। तो हम पहली वैल्यू A के मेमोरी पे डालना चाहते हैं, दूसरी वैल्यू B के मेमोरी पे और तीसरी वैल्यू C के मेमोरी पे। ऐसे 3 वैल्यू हम लेना चाहते हैं। तो ये जो मेमोरी का एड्रेस होता है उसको दिखाने के लिए कंप्यूटर में ये सिंबल यूज होता है, जिसको हम इंग्लिश में शॉर्टकट वाला एंड भी बोलते हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ता है। ये सब रूल्स है और आपने मेरे पास ट्यूशन लगाई ये रूल सीखने के लिए। आप धीरे धीरे ये रूल सीख जाओगे, ठीक है? तो मेरे इस साइन को बोला जाता है एड्रेस। तो मुझे ये बोलना है पहली वैल्यू A के एड्रेस पे रखिए, दूसरी वैल्यू B के एड्रेस पे रखिए, तीसरी वैल्यू C के एड्रेस पे रखिए। ऐसा मैं कंप्यूटर को बोल रहा हूँ। सी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका यूज करके हम कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सकते हैं। सो वी आर टॉकिंग विद द कंप्यूटर using this language. Using this language we are communicating with the computer actually. तो अभी %d हमने 3 बार यूज किया और यहाँ हमने यूज किया ABC और ये साइन का मतलब होता है एड्रेस, मेमोरी एड्रेस। मैं कंप्यूटर को बताना चाहता हूँ पहली वैल्यू A के मेमोरी एड्रेस पे रखिए, दूसरी वैल्यू B के मेमोरी एड्रेस पे रखिए, तीसरी वैल्यू C की मेमोरी एड्रेस पे रखिए। अब बारी आती है फार्मूला लिखने की। तो AD मतलब एडिशन का फार्मूला है अपने पास A प्लस B प्लस C, ये फार्मूला है एडिशन का। एडिशन होने के बाद मुझे फार्मूला लिखना है एवरेज का। एवरेज का फार्मूला है अपना AV इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय 3। तो ऐसा करके एडिशन और एवरेज कैलकुलेट हो जाता है। अब बारी है डिस्प्ले करने के लिए। जैसे इनपुट करने के लिए स्कैनफ है तो आउटपुट करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट है? printf. यस, प्रिंटफ, वेरी करेक्ट। आउटपुट करने के लिए जो स्टेटमेंट यूज होता है वो होता है प्रिंटफ, वेरी करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंटफ। अब
मैं यहाँ मैसेज दे देता हूँ ऐड इक्वल टू। अब आंसर भी तो इंटीजर ही आने वाला है, नंबर इंटीजर है तो आंसर भी इंटीजर आएगा, तो मुझे लिखना पड़ता है परसेंटेज डी। अब आप बोलोगे यहाँ पे क्यों सर 3 बार परसेंटेज डी लिखा और यहाँ पे क्यों 1 बार लिखा? क्योंकि यहाँ पे मुझे 3 इनपुट लेना था और यहाँ पे मुझे आउटपुट एक ही देना है, वो है एडिशन। एक देना है तो एक ही बार लिखना पड़ेगा, कॉमा वेरिएबल का नाम है एडी। स्कैनएफ में और प्रिंटएफ में एक डिफरेंस होता है। स्कैनएफ में ये सिंबल यूज होते हैं एड्रेस वाले, प्रिंटएफ में ये सिंबल यहाँ पे कभी यूज नहीं होता, यहाँ पे ये सिंबल कभी यूज नहीं होता, ध्यान रखना। वही बोला है ना, आपने मेरे पास ट्यूशन क्यों लगाई है, आपको यही तो चीजें सीखनी है और ये चीजें एक दिन में सीखी जा सकती है क्या? नहीं, इसको लगने वाला है पूरा 1.5-2 महीने का समय, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। आप जब पहले दिन इंग्लिश पढ़ने गए होगे तो आपको लगा होगा कि अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आज आप इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो हर चीज के लिए एक समय लगता है एंड एज अ टीचर मुझे ये पता है कि मुझे कौन सी चीज आपको कब बतानी है एंड एट दैट पॉइंट आई विल बी श्योरली टेलिंग यू दैट, डोंट वरी, है ना। अब होता क्या है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, इनफैक्ट जहां मैंने भी सी लैंग्वेज कहीं ट्यूशन लगा के ही सीखा होगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में क्या किया जाता है, सबसे पहला टॉपिक सिखाया जाता है व्हाट इज सी, फिर सिखाया जाता है हिस्ट्री ऑफ सी, फिर सिखाया जाता है फीचर्स ऑफ सी, फिर सिखाया जाता है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ सी, और ये सब सीखने में लगते 3 दिन। और 3 दिन के बाद आपसे फीस ली जाती है एडवांस। और ये थ्योरी सिखाना इतना आसान होता है कि सबको समझ में आ जाता है, मस्त पीपीटी के थ्रू सिखाएंगे, वीडियो को थ्रू सिखाएंगे, सब कुछ, और अपन फीस भी दे देते फिर 3 दिन के बाद। फिर शुरू होता प्रोग्रामिंग, और प्रोग्रामिंग आपको इतना डिफिकल्ट लगता या कंसर्न पर्सन अगर प्रॉपर नहीं सिखाता है तो आपका हो जाता है लॉस। तो इसीलिए मैं हमेशा उल्टा करता हूँ, जो चीजें सिंपल है वो बाद में पढ़ाता हूँ। मैंने डायरेक्ट डे 1 से प्रोग्रामिंग शुरू किया ताकि 7 दिन में आपको समझ सके कि सी प्रोग्रामिंग आपको समझता है कि नहीं, और डेमो पीरियड 3 दिन की जगह 7 दिन का कर दिया। मैं चाहता हूं कि आप 7 दिन रेगुलर आए, 8वें दिन एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं रहेगा जो बोलेगा कि समझ नहीं रहा। लेकिन उसके लिए उसे 8 के 8 दिन आना कंपलसरी है, वो 5 दिन आएगा, 6 दिन आएगा, 2 दिन नहीं आएगा तो समझना मुश्किल है। क्योंकि कल जो सिखाया गया है उसके कंसेप्ट के ऊपर मैं आज बिल्ड करता हूँ, आज जो सिखाऊंगा उसके ऊपर परसों, तो ये प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि सर मैं 8 दिन में से 7 दिन था लेकिन मुझे नहीं समझा, 8 में से 8 दिन प्रेजेंट रहना पड़ेगा। तब जब 9th डे मैं बोलूंगा कि अब बताइए बैच ज्वाइन करना है कि नहीं, तो 100% स्टूडेंट हाँ बोलेंगे। ठीक है, सो हैव अ पेशेंस, इट इज अ प्रोसेस, इट इज नॉट अ टास्क ऑफ 1 डे। अब 2 आउटपुट है तो मैं 2 बार प्रिंटएफ लिख रहा हूँ, ऊपर एडिशन था, नीचे एवरेज है, और यहाँ वेरिएबल का नाम एवी है। मेरा प्रोग्राम हो गया है खत्म। अब मैं शॉर्ट में समझा के इसको रन करता हूँ और इसका पोस्टमार्टम करेंगे, हम बहुत डिटेल पे लेंगे ताकि जहां पे भी आपके डाउट्स हो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं समझाना चाहता हूं कि आपने ये क्यों लिखा। ये स्टेटमेंट लिखने के पीछे एक नहीं 2 रीजन है। अभी कल तक एक रीजन था, आज 2 रीजन हो गए। आपको आपके प्रोग्राम में अगर स्कैनएफ चाहिए, आपको अगर आपके प्रोग्राम में प्रिंटएफ चाहिए, तो आपको जो मैंने ब्लू कलर में सिलेक्ट करके रखा है वो हेडर फाइल लिखनी ही पड़ती है। हेडर फाइल का नाम है stdio.h, लॉन्ग फॉर्म है। std का मतलब स्टैंडर्ड, io का मतलब इनपुट आउटपुट, और h का मतलब हेडर फाइल। तो यहाँ i का मतलब इनपुट, और इनपुट का मतलब होता है स्कैनएफ। o का मतलब आउटपुट, और आउटपुट का मतलब होता है प्रिंटएफ। अगर आपके प्रोग्राम में स्कैनएफ या प्रिंटएफ की जरूरत है तो आपको ऊपर stdio.h लिखना ही पड़ेगा, ये रूल है। अब ये लिखते कैसे है, इसमें आप कोई भी लेटर कैपिटल वैपिटल नहीं कर सकते। इंक्लूड का आई कैपिटल कर गया तो आपका टाइटैनिक डूब गया, समझ जाना। ठीक है, स्टैंडर्ड का यस कैपिटल कर दिया, गलत हो गया। कुछ भी नहीं, पूरे लेटर स्मॉल चाहिए, कहीं पे भी ऐसे अननेसेसरी स्पेसेस नहीं चाहिए, पूरा अटैच चाहिए एक दूसरे को, और आखिरी में सेमीकोलन वगैरह नहीं चाहिए। तो ऐसे के ऐसा लिखना पड़ता है। अब आते हैं कोनियो.h क्यों लिखा।
तो क्या होता है, पुराने प्रोग्राम का आउटपुट हम क्या करना चाहती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक आधे प्लेट में कुछ खाना खाया है और वो प्लेट वॉश बेसिन में रख दी, वॉश बेसिन में वो प्लेट रख दी। अब अगर थोड़ी देर बाद उसी प्लेट में हमें फिर से खाना खाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस प्लेट को क्लीन कर देना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा। सेम होता है CLR SCR से। जो पुराना प्रोग्राम हुआ है उसका आउटपुट हमें अगर वॉश कर देना है और नए प्रोग्राम का आउटपुट हमें देखना है तो ये मेन के अंदर की सेकंड लाइन CLR SCR होना जरूरी है। इसका लॉन्ग फॉर्म है क्लियर स्क्रीन, और ये अगर आप लिखना चाहते हो तो ऊपर conio.h होना जरूरी है। कोनियो का लॉन्ग कॉन का लॉन्ग फॉर्म है कंसोल और आयो का लॉन्ग फॉर्म है इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो CLR SCR यूज करना है तो ऊपर conio.h लिखना पड़ता है। अब हम आते हैं वॉइड मेन। वॉइड का भी कैपिटल मत निकालिएगा, ये एरर दे देगा आपको, ये चाहिए स्मॉल। यहाँ बराबर एक ही स्पेस देना है, मेन भी पूरा स्मॉल और गोल ब्रैकेट। कभी भी ध्यान में रखना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी आपको गोल ब्रैकेट दिखेगा उस चीज को फंक्शन बोला जाता है। ये फंक्शन है, ये वाला भी फंक्शन है। जिनके सामने ऐसे गोल ब्रैकेट होते हैं उनको प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है फंक्शन। ठीक है, अब यहां से अपना प्रोग्राम शुरू होता है। ये अपने मूवी का ट्रेलर था, ये जितना मैंने सिलेक्ट करके रखा है ये अपने मूवी का ट्रेलर था। अपनी मूवी शुरू होती है ओपनिंग ब्रैकेट से और अपनी मूवी खत्म होती है क्लोजिंग ब्रैकेट से। अब ये ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में जितने भी सेंटेंस आते वो हर सेंटेंस सेमीकोलन से खत्म करना जरूरी होता है। अब मुझे लेने थे वेरिएबल। अब मैं क्या करता हूँ, 3 के जगह 4 वेरिएबल ले लेता हूँ, 3 के जगह 4 वेरिएबल ले लेता हूँ। इंट का लॉन्ग फॉर्म होता है इंटीजर। तो आप बोलोगे पूरा लिख सकते क्या सर? अपन नहीं लिख सकते, पूरा नहीं लिख सकते। रूल है इंट लिखना तो आपको इंट ही लिखना पड़ेगा। ये सब इंट वैल्यू कहलाती है, ये सब इंट वैल्यू है। ठीक है, अब अगर मुझे 4 नंबर लेना है तो मैं चौथा नंबर ले लेता हूं डी। अब ये 4 नंबर मेरे लिए इनपुट हो गए, ए बी सी डी, और ये 2 वेरिएबल मेरे लिए आउटपुट है, एडी फॉर एडिशन, एवी फॉर एवरेज। जरूरी नहीं कि आप एडिशन का नाम एडी और एवरेज का नाम एवी लो। आप एडिशन के लिए विराट भी ले सकते हो और एवरेज के लिए अनुष्का भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। वेरिएबल नाम कैन बी एनीथिंग, है ना। एडी और क्या डिलीट कर दिया मैंने गलती से, एवी। तो मेरे पास 5-6 वेरिएबल है, उसमें से 4 मैं इनपुट के लिए यूज करने वाला हूं, 2 मैं आउटपुट के लिए यूज करने वाला हूं। ये लाइन होने के बाद आपको लिखना पड़ता है CLR SCR। अब बारी है इनपुट स्टेटमेंट की। इनपुट स्टेटमेंट होता है स्कैनएफ। स्कैन मतलब इनपुट और प्रिंट मतलब आउटपुट। अब मुझे 3 नहीं 4 नंबर इनपुट लेना है तो मुझे %d 4 बार करना पड़ेगा। 4 नंबर इनपुट लेना है ना आपको ABCD, तो %d %d 4 बार, और वो डबल कोट में लिखना भी कंपलसरी है। पहली वैल्यू A, दूसरी वैल्यू B, तीसरी वैल्यू C, चौथी वैल्यू D। इस साइन को बोला जाता है एड्रेस। मतलब मुझे 4 वैल्यू लेके 4 एड्रेस पे डालना है। किसी की क्वेरी है क्या? और कल से हम वेटिंग रूम एनेबल कर देंगे जूम में, और एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप आपके ही नाम से ज्वाइन होंगे। ठीक है, सो आप आपके ही नाम से ज्वाइन होना कंपलसरी है। तो जैसे अभी एक सनी लियोनी नाम से एक अकाउंट है, सो आई एम रिमूविंग। आई रिक्वेस्ट कि आप अपने नाम से ज्वाइन हो जाइए। मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप आपके नाम से ज्वाइन करेंगे और वेटिंग रूम कल से हम ऑन कर देंगे। वेटिंग रूम ऑन से क्या होता है, जब तक आपका सही नाम नहीं दिखेगा तब तक मैं आपको अंदर ही नहीं लूंगा। ठीक है, सो प्लीज, क्योंकि डिसिप्लिन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन स्टूडेंट लाइफ। आप देखते, आप 3 दिन हो गए मैंने बैच स्टार्ट की, आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैं 5:01 पे ज्वाइन हुआ हूँ। मैं हमेशा 5 मतलब 5 को ही ज्वाइन होता हूँ। ठीक है, सो ऐसे कुछ आपने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप पे कभी पर्सनल मैसेज, गुड मॉर्निंग मैसेज, गुड आफ्टरनून मैसेज कभी नहीं आता, कभी नहीं। ठीक है, मैंने तो इवन एडमिन ओनली सेटिंग करके रखी और सिर्फ बैच के मैसेज डालता हूँ।
बराबर है। आपको दिखेगा उस ग्रुप पे हैप्पी न्यू ईयर के दिन हैप्पी न्यू ईयर का भी मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि हम एक स्ट्रॉन्ग इथिक्स पे वर्क करते हैं। मतलब 4 महीने बैच चलेंगे ना, तो 4 महीने में भी आप मुझे 1 मिनट लेट नहीं पाओगे। जिस दिन मुझे लेट होता है तो मैं खुद मैसेज कर देता हूँ 15-20 मिनट पहले, ये टेक्निकल रीजन से इतने बजे ज्वाइन करना है ऐसे। तो ये जब तक हम डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे ना, तब तक बैच दिए गए समय में हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट कि आप आपके रियल नाम से ज्वाइन होइए, क्योंकि ये अपना रिलेशन सिर्फ इस सेमिस्टर का नहीं है, अपने को 6 सेमिस्टर तक एक दूसरे के साथ काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो 4 नंबर के लिए मैंने 4 बार परसेंटेज डी ले लिया है। अब मुझे 4 नंबर के एडिशन करना है, तो फार्मूला भी बदल देना पड़ेगा। AD इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस D, और एवरेज का भी फार्मूला बदल देना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा। आउटपुट स्टेटमेंट होता है प्रिंट एफ। आउटपुट स्टेटमेंट होता है प्रिंट एफ। ठीक है, एक बार मैं नाम चेक कर लेता हूँ सबके प्रॉपर है क्या। ओके। तो अब जैसे मैंने मैसेज दिया है ऐड इक्वल टू एवरेज इक्वल टू, ये मैसेज हमेशा डबल कोट में होना, मैसेज खत्म होने के बाद कॉमा होना, और बाद में ये आउटपुट वाले वेरिएबल के नाम होना। अब लॉजिक बड़ा सिंपल है। जब आपको 4 नंबर इनपुट लेने थे तो आपने परसेंटेज डी 4 बार लिखा। अब यहाँ पे तो आपको एक ही नंबर आउटपुट दिखा है ना, एडिशन, तो फिर आप परसेंटेज डी एक ही बार लिखोगे। यहाँ पे भी आपको सिर्फ एवरेज दिखाना है, तो परसेंटेज डी एक बार। मतलब अगर एक एक ही आउटपुट है तो परसेंटेज डी भी एक एक बार लिखेंगे। दो दो होते तो दो दो बार लिखते थे, है ना। अब प्रोग्राम हो गया खत्म। अब ये प्रोग्राम सेव कहाँ करना, तो आपको जाना पड़ता है सेव एज, फिर जाना पड़ता है आपको सी ड्राइव में। अपने कंप्यूटर में सी ड्राइव होता है, उसमें से जाना पड़ता है आपको टर्बो C3 में, टर्बो C3, उसमें जाना पड़ता आपको बिन में, और फिर प्रोग्राम सेव कर देना। मैं 2-4 बार करके बता दूंगा, डोंट वरी। मैं प्रोग्राम को मेरा नाम दे देता हूं अतुल डॉट सी जरूर दीजिएगा, सेव। अब ये प्रोग्राम ओपन कैसे करना, तो ये टर्बो C++ का जो सॉफ्टवेयर है इसमें डबल क्लिक करिए। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का वीडियो ट्यूटोरियल डाल दूंगा, बैच में नहीं लूंगा, मेरा खुद का वीडियो रिकॉर्ड करूंगा आज, और कैसे इंस्टॉल करता है 5 मिनट के वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा। यहाँ पे आप स्टार्ट टर्बो C++ करोगे, फाइल मेनू में ओपन में जाओगे और यहाँ टाइप करोगे atul.c, तो वो प्रोग्राम हो जाता है ओपन। अब मुझे प्रोग्राम को रन करना है, तो यहाँ ऑप्शन आता है रन वाला, तो वो ब्लिंक कर रहा है। ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब मुझे 4 वैल्यू इनपुट लेना है। पहली वैल्यू 70 दे देता हूं, दूसरी वैल्यू 60, नेक्स्ट देता हूं 10, नेक्स्ट देता हूं 95। तो मैंने 4 वैल्यू दे दी, a इक्वल टू 70, b इक्वल टू 60, c इक्वल टू 10, d इक्वल टू 95। अब मैं प्रेस करता हूं एंटर बटन। अब आउटपुट तब दिखेगा जब मैं अल्टर F5 बटन दबाता हूं, अल्टर F5, ये दबा दिया तो आपको दिख रहा होगा एडिशन है 235 और एवरेज है 58, दोनों एक ही लाइन पे दिख रहे। ऐसा क्या करूं कि ये एवरेज दूसरे लाइन पे चले जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। ये एवरेज का ए है ना, उसके पहले लिखना /n, एवरेज के ए के पहले लिखना /n। तो क्या होता है, अब दूसरे वैल्यू दे देता हूं मैं, ए की वैल्यू 66 है, बी की वैल्यू 44 है, सी की 90 है, डी की 134 है। एंटर, अल्टर F5 दबाना पड़ता है एंटर के बाद। तो एडिशन 334 है और एवरेज 83 है। ठीक है, न्यू लाइन पे आ गया। इस तरह से ये काम करता है। सभी को पता है अभी 4.5 मिनट बाद ये डिस्कनेक्ट होगा, तो सभी को रिकनेक्ट होना पड़ेगा। अपनी बैच 5 बजे तक होती है, तो 40 मिनट के बाद, यानी यहाँ से 4.5 मिनट बाद जूम ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट होता है, तो सबको फिर से अंदर आना है ताकि आप आज की
टेस्ट छुड़ा पाओ। टेस्ट इवनिंग में होगी, लेकिन उसमें क्वेश्चन आज के टॉपिक्स के ऊपर के आएंगे। अब इसमें मैं कुछ चेंजेस करता हूं। अब देखिए 4 की जगह में 5 नंबर कर देता हूं, ई भी ले लेता हूं, ई। अब मेरे पास 5 इनपुट है, ए बी सी डी ई, और आउटपुट के लिए मेरे पास 2 है, ए डी और ए वी। अब 5 नंबर इनपुट लेना है तो मुझे परसेंटेज डी भी 5 बार करना पड़ता, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एड्रेस ई लिखना पड़ता है। स्कैनएप में ये एड्रेस का सिंबल लिखना कंपलसरी होता है, नहीं तो डायरेक्ट एरर आ जाएगी। अब फार्मूला भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी मुझे फार्मूला में चेंजेस करने पड़ेंगे, डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एडी की वैल्यू दिखेंगी, यहाँ पे एवी की वैल्यू दिखेंगी। 5 नंबर देना है, अभी दे दिए 5 नंबर। अल्टर F5 करना है तो एडिशन 150 है, एवरेज 30 है। अब एक चीज और, अगर मुझे वैल्यू पॉइंट में लेना है तो मुझे यहाँ इंड के जगह लिखना पड़ता है फ्लोट। फ्लोट यहाँ पे डी के जगह लिखना पड़ता है यफ, क्योंकि फ्लोट है यफ। फ्लोट मतलब पॉइंट में वैल्यू, और यहाँ पे भी डी की जगह करना पड़ता है यफ। अब मैं वैल्यूज पॉइंट में दे सकता हूं, देख लीजिएगा, जैसे कि 12.5, 7.9, 13.4, 99.2, 134.67, इनको फ्लोट वैल्यू बोला जाता है। एंटर, अल्टर F5 आ गया। एडिशन है 267.66, एवरेज है 53.53। कि मुझे कंटिन्यूअसली जब मुझे प्रोग्राम में आउटपुट देखना होता है तो अल्टर F बटन प्रेस करनी पड़ती है। अल्टर F मतलब देखिए मैं रन करता हूँ, 5 वैल्यू इनपुट दे देता हूँ, 11.4, 44.5, 66.4, 34.5, 67.8, ठीक है, ये वैल्यूज मैंने दे दी। अब एंटर बटन के बाद आउटपुट नहीं दिखता, कौन सी बटन के बाद आउटपुट दिखेगा? अल्टर F5। वेरी गुड, अल्टर F5 के बाद आउटपुट दिखता है, लेकिन ये अल्टर F5 की झंझट में गायब कर सकता हूँ। अल्टर F5 की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आउटपुट दिखेगा आपको, ऐसा मैं कर सकता हूँ। कैसे करना समझाता हूँ, कैसे करना समझाता हूँ। आसान है, हर चीज का सॉल्यूशन है, सिर्फ धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होगा। यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी पड़ती है, गेट ch। यहाँ पे एक लाइन, जैसे CLR SCR लिखा था ना, यहाँ लिखना पड़ता है गेट ch। गेट ch से क्या होता है, आपको डायरेक्ट आउटपुट मिलता है। अब CLR SCR और गेट ch दोनों के लिए एक ही हेडर फाइल चाहिए, वो है conio.h। तो कोई नई हेडर फाइल लाने की जरूरत नहीं है। जैसे printf और scanf दोनों को सपोर्ट करता है stdio.h, उसी तरह CLR SCR और गेट ch दोनों को सपोर्ट करता है conio.h। कोई सेपरेट हेडर फाइल की जरूरत आपको नहीं है। अब देखिएगा डायरेक्ट आउटपुट दिखता है, डायरेक्ट। ये पहली वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, ये तीसरी वैल्यू, फ्लोट है इसलिए पॉइंट में दे रहा हूं, ये चौथी वैल्यू, ये पांचवी वैल्यू, और ये आउटपुट। अब प्रेस करना पड़ा क्या मुझे अल्टर F5? नो सर। नो, डायरेक्ट आउटपुट आ गया। ये कमाल है गेट ch का। अब CLR SCR निकाल दिया तो क्या होगा वो देखेंगे, हम निकाल देंगे CLR SCR। अब आपको एक चीज दिखेगी, पुराना आउटपुट गया कि वैसे ही है? वैसा ही है, वैसा ही है। और आप ये नया टाइप कर रहे हो अभी। फिर से रन करता हूं, अब पूरा, अभी भी पुराना आउटपुट नहीं जाएगा। एक मिनट, ये क्या ओपन हो गया यार। फिर से रन करता हूं, फिर से, अभी भी पुराना आउटपुट नहीं गया। अगर आप चाहते हो ये पुराना आउटपुट जाए तो यहाँ आपको लिखना पड़ता है CLR SCR, पुराना आउटपुट गायब। ब्लैंक स्क्रीन आपके लिए रेडी।
और ये आंसर। और आपको अगर इंटीजर वैल्यू देना है, 1 मिनट रुकिए, एक फोन आया है। हेलो, मी पण एक्झिट झालो, मी बॅच मध्ये आहे आता. हो हो ठीक आहे ना, मला हो हो सॉरी देयर वाज अ कॉल. हाँ, सो अब अगर आपको विदाउट पॉइंट वाले वैल्यू चाहिए तो आपको लेना पड़ता है इंट, यहाँ पे लेना पड़ता है डी. डी का लॉन्ग फॉर्म क्या बताया था? डेसिमल यस, डेसिमल इंटीजर. और एफ का लॉन्ग फॉर्म बताया था मैंने फ्लोट. अब इंटीजर वैल्यू चाहिए तो आपको डी लिखना पड़ता है, डी. और अगर मैं रन करूं तो अब मुझे पॉइंट में वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, ऐसे वैल्यू दे सकता हूं मैं, और ये आंसर भी वैसे ही आता है. तो इंटीजर और फ्लोट समझ में आ ही गया होगा आपको. अब आपको मुझे बताना है कि जैसे यहाँ पे आप एक मैसेज डाल सकते थे, अभी क्या हो रहा है, ब्लैंक स्क्रीन आती. ब्लैंक स्क्रीन आने के बाद आप आपके मन से नंबर टाइप करते हो, ठीक है, ऐसा. तो कुछ मैसेज दिया जा सकता था यहाँ पे प्रिंट एफ में, और मैसेज हमेशा डबल कोटेशन में देना है. और हम यहाँ वैल्यू यूजर को बोल सकते थे एंटर 5 नंबर्स, और ये मैसेज को क्लोज कर सकते थे, सेमीकोलन. अब देखिए क्या होगा, अब वहां पूछेगा वो एंटर 5 नंबर, फिर आप आपके 5 नंबर टाइप करोगे, और फिर अब ये और अच्छा लग रहा है, एंटर 5 नंबर, मैसेज मिल रहा है अपने को, है कि नहीं. तो ये सब चीजें अपने हाथ में, धीरे धीरे हम इसको और अच्छा करेंगे. तो ये मैसेज दिया तो दिखता है, अभी ये मैसेज निकाल देता हूँ, ये मैसेज निकालता हूँ तो दिखेगा नहीं, डायरेक्ट टाइप करना पड़ेगा मन से. और ये मैसेज दिया तो ये मैसेज दिखता है. मैसेज हमेशा डबल कोट में देना पड़ता है प्रिंट एफ के अंदर. अब दिखता है मैसेज, ये आ गया आंसर, ठीक है. दूसरी चीज मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि ये परसेंटेज डी अगर आपने यहां लिख दिया, यहां, तो अब आंसर भी परसेंटेज डी जहां लिखा है वहां दिखेगा, देख लीजिएगा. ठीक है, परसेंटेज डी हमने एकदम बिगिनिंग में लिखा था, तो 330 आंसर भी एकदम बिगिनिंग में लिख रहा है. तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा आउटपुट कहाँ चाहिए. अगर इधर लिखा तो इधर आएगा, ठीक है. तो ये सब फ्लेक्सिबिलिटी है. और रही बात प्रोग्राम को हेडिंग देने की, तो प्रोग्राम को हेडिंग देने की एक टेक्निक है. टेक्निक ऐसी है, स्लैश और स्टार से शुरू करने का. इसको कुछ भी हेडिंग दे सकते हैं, जैसे मैं बोलूंगा प्रोग्राम टू ऐड एंड एवरेज 5 नंबर्स, और इससे क्लोज कर देने का. स्लैश स्टार से शुरू और स्टार स्लैश से खत्म. इसको कमेंट बोला जाता है, कमेंट या हेडिंग.